आप मानेंगे नहीं, उस डेड बॉडी को मैंने जब घर में जाके देखा तो उनके सर के नीचे तकिया तक नहीं। उस घर में सिर्फ एक दो लोटे और गिलास वगैरह थे और कुछ नहीं था। और रेंट का रूम था, वो टीन शेड वाला पुराना सा। तो हम फिर चादर वादर पहले उनको ओढ़ाया, फिर उसके बाद अपनी टीम के और मेंबर्स को बुलाया। हमें वहीं से किसी छोटी बच्ची ने कॉल किया था, वो हमारी वीडियोस वगैरह देखती होगी। तो उस बंदे को कोई उठा नहीं रहा था। तो मैंने उठा के अपनी कार से उसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंचाया। उसके ना जगह जगह से, यहाँ से हाथ टूट गए थे। वो ट्रेन से गिर गया था, उसके दोनों हाथ इस तरह से टूटे थे कि वो मुझसे बोल रहा था कि भैया मेरा गला दबाओ और मुझे मार डालो। वो इतनी दर्द और तकलीफ में था। द सेवियर। अभी आप इस वर्ड से रिलेट नहीं कर पाओगे क्योंकि अभी आपको सारी कहानी पता नहीं है। आज जो हमने ये वीडियो बनाई है ये आउट ऑफ द बॉक्स जाके बनाई है। हम भैया को काफी दिनों से देख रहे हैं और उनसे मिलने की कोशिश कर रहे थे। फिलहाल अब जाके उनसे हमारी मुलाकात हुई है। क्या लगता है आपको कि किसी की मदद करना बहुत आसान है? नहीं है। आप अगर किसी की मदद करने के लिए आगे बढ़ते हो ना, आपकी सोच आपको रोक देती है। हजार बातें आपके दिमाग में चलती हैं, लेकिन एक इंसान जो पिछले कई सालों से कुछ ऐसा कर रहा है, मैं कहूँ कि आसान नहीं है कि हर एक सिचुएशंस को कैसे वो डील किए। उनके ऊपर भी एलिगेशंस लगते हैं, लोग क्रिटिसाइज करते हैं क्योंकि आज उन्होंने जो बातें बोली है ना कि लोग आज जलते ज्यादा है सपोर्ट करने की वजह। कैसे कैसे फेजेस से भैया गुजरे हैं, फिर भी आज उन्होंने लगभग 500 गुमशुदा लोगों को उनके घर तक पहुंचाया है। 300 से 400 डॉग्स जो कि सड़क पे जिनकी डेथ हो जाती है, उनको उन्होंने दफनाया है। ऐसे बहुत से कारनामे हैं भैया। पिछले 3 साल से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भूखों को खाना खिला रहे हैं। मैं कह सकता हूँ कि जो एक इंसान पब्लिक सर्वेंट होके भी ना कर पाता हो, वो बिना पब्लिक सर्वेंट होके वो पिछले कुछ कई सालों से कर रहे हैं। भैया को सपोर्ट करने के लिए आप उनके सोशल मीडिया हैंडल आसरा अपनों का जाके देखोगे और उसको फॉलो करो। वहां से आप बहुत सारी चीजें रिलेट कर पाओगे हमारे इस वीडियो के माध्यम से भी। सो नॉट वेस्टिंग मोर टाइम, जस्ट रोल द इंट्रो डाउन। आज के हमारे जो गेस्ट हैं, आज के हमारे जो गेस्ट हैं, आज के जो हमारे गेस्ट हैं, आज के हमारे जो गेस्ट हैं, के बातें तो मंदिर भाई का ट्रेलर और पहले तो कोई ना सबसे पहले क्योंकि आपको सबसे सवाल पूछूंगा अ वेरी वार्म वेलकम टू यू भैया। सबसे पहले तो आपको उन सब लोगों की तरफ से थैंक यू जिनकी आप बहुत दिल से मदद करते हो। क्या होता है ना कि लोग भैया एक पब्लिक सर्वेंट होके भी उतनी चीजें नहीं कर पाते हैं जितनी कि आप प्रेजेंट टाइम में कर रहे हो। सो फॉर दिस ऑल आपको सच में दिल से थैंक यू भैया। और आप हमारे लिए टाइम निकाल के आए। भैया से बातें शुरू करते हैं। भैया ये सिलसिला कब से चल रहा है? ये सिलसिला लगभग 3.5 से 4 साल से चल रहा ये आइडिया कैसे है भैया कि ऐसा कुछ करना चाहिए? है। ये आइडिया आप विश्वास नहीं करेंगे। मेरा भांजा उस टाइम लगभग 2 साल का था। तो वो यहाँ आया हुआ था। उसका बर्थडे था। तो हमारी दीदी डॉग लवर है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक काम करते हैं, लगभग 100 डॉग्स को फीड कराते हैं। आज इसका बर्थडे है। तो हमने स्टार्ट किया। हम उदयगिरी रोड पे गए, सांची तक गए, सब जगह डॉग्स को ढूंढ के फीड कराया। तब से मतलब मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, ये काम मुझे रोज़ करना चाहिए। तो हमारा पुलिस लाइन वाला एरिया जो है, वहाँ पे लगभग मैंने 380 दिन तक डेली डॉग्स को फीड कराया। और उसकी कुछ क्लिप्स बना के अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए सोशल मीडिया पे पोस्ट किया। तो उससे हुआ ये कि कहीं कोई डॉग का ट्रीटमेंट होना है या कुछ होना है तो लोगों ने मुझे कॉल करना शुरू कर दिया। ये सिलसिला वहाँ से शुरू हुआ और वो आज यहाँ तक पहुँच गया कि लोग एम्बुलेंस की जगह मुझे कॉल कर रहे हैं। हेल्प मांगने के लिए पुलिस के पास जाने की जगह मेरे पास आ रहे हैं। है ना, कई ऐसे इंसिडेंट बताऊंगा मैं अभी आपको। तो ये ऐसे स्टार्टिंग हुई इसकी। भैया क्या होता है ना कि बहुत लोग ऐसा कुछ करना चाहते हैं, लेकिन वो अपने खुद की सोच में ना फंसे रहते हैं, आगे बढ़ के आना नहीं चाहते। ऐसी कौन सी चीजें जो आपको बूस्ट करती है, मोटिवेट करती हैं ये सब करने के लिए? देखिए क्या होता है, हर इंसान की अपनी खुद की परेशानियां भी होती हैं। मेरी लाइफ में भी काफ़ी सारी परेशानियां हैं। तो कुछ तो ऐसा कहा जा सकता है कि मैं उन परेशानियों को भुलाने के लिए ये सब काम में 24 घंटा देता हूँ अपना, ताकि मैं उन टेंशनों से दूर रहूँ। यही मुझे बूस्ट करती है। ओके। और भैया जैसे कि इन सब चीजों में ना इंसान एक जगह और रुकता है, उनके लिए बैरियर बनता है पैसे। लोग अपना पैसा भी नहीं लगाना चाहते और कुछ करना भी चाहते हैं, लेकिन फिर ठीक है, आप इतने लार्ज स्केल में ये सारी चीजें कर रहे हो।
तो भैया ये फंड या पैसे कहाँ से आते हैं आपके पास? फंडिंग फ़िलहाल हम किसी से नहीं लेते हैं। मेरा रेस्टोरेंट है बंकयार्ड, तो वहाँ की जो भी इनकम होती है वो 100% मैं इसी में लगाता हूँ। और बाकी मेरी घर से ही फंडिंग होती है। बाकी मेरे पास कई लोग आते हैं कि 20,000 हमसे ले लीजिए, 5,000 हमसे ले लीजिए, और वो ये भी बोलते हैं किसी से कहिएगा मत। तो भी हम उनसे फंडिंग नहीं लेते हैं, क्योंकि फंडिंग से बड़ा डर लगता है। क्योंकि फंडिंग की अगर हमने लेना स्टार्ट की, तो जहाँ तक है हम पे कई आरोप लगने लगेंगे, और मैं किन्हीं आरोपों में फंसना नहीं चाहता हूँ बिल्कुल। भैया के साथ एक टर्म जुड़ा हुआ है, आसरा अपनों का। अपनों का। भैया ये अपने आप में ये शब्द ऐसे हैं कि सब कुछ व्याख्या कर रहे हैं, लेकिन अगर आप इसके बारे में थोड़ा हमें बताओ कि कैसी चीजें हैं ये? जी, ऐसा है कि यदि मेरे पर्सनल नाम से मैं करता कि आज आदर्श तिवारी ने ये किया, आज आदर्श तिवारी ने ये किया, तो वो ठीक नहीं लगता। इसलिए मैंने उसको एक नाम दे दिया, आसरा अपनों का। जिसका मतलब कोई एक फिक्स टारगेट नहीं है कि हम इसी फील्ड में काम करेंगे। मतलब हम डॉग्स के लिए ही काम करेंगे, हम गौ माता के लिए ही काम करेंगे, या हम परेशान लोगों के लिए ही काम करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी कोई फील्ड नहीं है एक फिक्स कि हमें इसी में काम करना है। हमारे पास जिस चीज़ के लिए कॉल आ जाता है, हम उसके लिए काम करने तैयार होते हैं, उधर हेल्प करने के लिए तैयार होते हैं। तो ये कोई फर्म नहीं है, ना कोई एनजीओ है, ना हमारा कोई रजिस्ट्रेशन है। कई बार ऐसा होता है कि हमें खुद डर लगता है कोई कोई काम करने से, कि हम कहीं फंस ना जाएं, क्योंकि हम रजिस्टर्ड नहीं है। एक हिसाब से हम कुछ नहीं है, नॉर्मल जैसे आप हैं वैसे हम हैं। तो इसलिए वो सिर्फ एक नाम दिया है हमने, आसरा अपनों का, कि आज आसरा की टीम ने ये किया। अब टीम में देखा जाए तो टीम में हम 2 से 3 लोग हैं बस, वो भी बाहर रहते हैं ज़्यादातर। जैसे मैं अकेला भी जाता हूँ तो भी मेरी आदत यही है वीडियो में बोलने का, कि आसरा की टीम के सदस्य वहाँ पहुँचे। मैं खुद को भी उसका एक मेंबर ही मानता हूँ, कोई लीडर नहीं मानता। भैया जैसे कि आप लोगों के बीच में रहते हो, ज्यादातर किस तरीके की परेशानियां देखने को मिलती हैं? मेरे हिसाब से मैंने इतनी कम उम्र में दुनिया की हर परेशानी देख ली है। इंसिडेंट बताता हूँ आपको एक। दिवाली के टाइम, लगभग 2 साल पहले, हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से मेरा थोड़ा कनेक्शन है, दिल से नाता है। क्योंकि लोग हॉस्पिटल जाना पसंद नहीं करते, और मुझे रोज़ ही हॉस्पिटल जाना पड़ता है। या तो ब्लड की नीड होती है किसी को। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लगभग 3 साल से शाम को 8 से 9 के बीच में 100 से 150 लोगों को खाना खिलाते हैं। जिसकी कुछ क्लिप्स हम पहले डालते थे, अब हमने डालना बंद कर दिया, क्योंकि ऐसी जगहों पे यदि हम वीडियो शूट करते हैं तो लोग लेने से कतराते हैं, और हम नहीं चाहते कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे। इंसान का पेट भरना चाहिए, उतना काफ़ी है। तो हॉस्पिटल से ऐसा कनेक्शन है। तो हम हॉस्पिटल में ही दिवाली के टाइम पे रंगोली बना रहे थे, हमारी टीम के मेंबर्स। तो हमारे पास वहाँ से एक बंदा आया और बोलता है कि सर वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया है, आप देख लीजिए। मैंने हॉस्पिटल में बहुत कोशिश की, पर कोई एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं हुई। तो मैं बाइक से ही गया, वो मेडिकल कॉलेज के जस्ट गेट के बाहर एक्सीडेंट हुआ था। उसे उठा के ऑटो से हम लेके आ रहे थे। तो एक जो मेरी गोद में बंदा था, 2 लड़के थे वो, गोद में जो बंदा था उसकी डेथ हो गई मेरी गोदी में, है ना। और सेकंड जो बच्चा था, वो भी काफ़ी छोटा था, लगभग 17 साल का होगा। उसे हम बचाने में सफल रहे। मतलब उसे हम नहीं, डॉक्टर्स बचाने में सफल रहे, हम तो एक माध्यम बने बस, है ना। तो उसे हम हॉस्पिटल ले गए। फिर उसके बाद मेरी एक आदत है, मैं कभी भी किसी से उसका नाम भी नहीं पूछता, जिसकी हेल्प कर रहा होता हूँ ना, उसका नाम भी याद नहीं रखता बाद में। लोग क्या करते हैं, आधार भी ले लेते हैं, और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड मिल जाएगा, ये बन जाएगा रिकॉर्ड, इन चीज़ों में नहीं पड़ते। वो बंदा लगभग 1.5 साल बाद, उसके पैर में रॉड वगैरह डली, वो 6 महीने कोमा में भी रहा। उसके बाद आके मेरे रेस्टोरेंट पे मेरे सामने बैठ के मुझसे बोलता है, भैया मैं आपके कारण जिंदा हूँ। और मैं उसे पहचान नहीं रहा। तो मैं एकदम से कंफ्यूज हो गया कि ये क्या बोल रहा है, कौन है ये। फिर उसने मुझे बताया कि ना भैया, आपने मुझे उठा के हॉस्पिटल पहुंचाया था। तो वो पैर वैर पड़ने लगा, तो मैंने कहा भाई ऐसा मत करो। तो फिर उसने बताया, भैया मैं आपके कारण जिंदा हूँ, मैं लगभग 6 महीना कोमा में रहा, और फिर उसके बाद बेड पे रहा लगभग 1 साल। आज मैं घर से निकला हूँ पहले दिन, तो मैंने कहा कि मैं आपसे मिल के आऊँगा। तो उस टाइम जो फीलिंग आती है ना, बस उसको नहीं एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। सही बात भैया। जैसे कि आपने बताया भैया कि एक ऐसा इंसिडेंट है कि जो फीलिंग हैप्पीनेस की ओर जाती है। हैप्पीनेस की जो फीलिंग होती है ना,
बस वही है सब कुछ, मेरे लिए पैसा भी वही है, सब कुछ वही है। बहुत बड़ी बात भैया ने बोल दी है। लेकिन भैया अगर ऐसे ही देखा जाए तो कुछ ऐसे सैड मोमेंट भी होते होंगे आपके साथ कि जो भूलना भी थोड़ा-सा लगता होगा कि यार इन चीज़ों को कैसे भूला जाए? बिल्कुल बिल्कुल होते हैं। जैसे एक माता जी थी, उनका बेटा था। वो बेटे को हम नाकारा कह सकते हैं। वो कुछ काम वाम नहीं करता था। माता जी ट्रेन में पॉपकॉर्न वगैरह बेचती थी। एक दिन माता जी की डेथ हो जाती है ना। वो यहीं शेरपुरा में रहती थी। और उनका बेटा आस पड़ोसियों को बुलाता है तो कोई नहीं आता है उनका अंतिम संस्कार करवाने के लिए। आप मानेंगे नहीं, उस डेड बॉडी को मैंने जब घर में जाके देखा तो उनके सर के नीचे तकिया तक नहीं था। उस घर में सिर्फ एक दो लोटे और गिलास वगैरह थे और कुछ नहीं था। और रेंट का रूम था, वो टीन शेड वाला पुराना सा। तो हम फिर चादर वादर पहले उनको ओढ़ाया, फिर उसके बाद अपनी टीम के और मेंबर्स को बुलाया। हमें वहीं से किसी छोटी बच्ची ने कॉल किया था, वो हमारी वीडियोस वगैरह देखती होगी। तो हम लोग टीम के मेंबर्स वहाँ पहुँचे, लगभग 10-12 लोग हुए। फिर पूरा ये अर्थी का जो भी सामान होता है वो अरेंज किया। अब हम लोगों ने भी कभी कुछ किया नहीं है इस टाइप से, तो नॉलेज नहीं था ज़्यादा। जितना बन सका फिर उनका हमने पूरा अंतिम संस्कार किया। फिर उसके बाद उनकी गंगा जली पूजन और सब कुछ ऐसे मैनेज करवाया। मतलब ऐसे ऐसे काम मतलब हो चुके हैं कि खुद कभी कभी खुद की वीडियो देख के विश्वास नहीं होता, अच्छा मैंने ये भी किया है। ओके, भैया आसरा अपनों का, ये तो अभी बहुत ही ग्रोइंग तेज़ी से है। ये चीज़ें आप बहुत ही अच्छे से कर रहे हो। भैया आप इसका फ्यूचर कहाँ देख रहे हो? इसका फ्यूचर, कई बार मैं अकेले में सोचता हूँ कि इसको इंडिया लेवल पे पहुँचाना है। पर फिर बात वहीं आ जाती है कि मैं सक्षम हूँ पर इतना सक्षम भी नहीं हूँ कि पूरे देश में मैनेज कर सकूँ। तो उसके लिए हम आगे कभी जीवन में देखेंगे। यदि हमने कोई फर्म एनजीओ वगैरह बनाया तो उसके बाद पूरे इंडिया में करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि भैया आप इन चीज़ों पे लगे रहते हो। कभी आरोप वग़ैरह भी लगते हैं भैया कि ये चीज़ें कुछ गलत हो गई आपके फ़ेवर में ना हो? हाँ, लगभग 2-3 बार हो चुका है। कुछ आरोप तो ऐसे हैं कि मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि हो सकता है ये पॉडकास्ट वो लोग भी देखें, लोकल के ही लोग हैं। अ, बाकी इस टाइप की चीज़ें होती रहती हैं, कई जगह पे बातें होती हैं कि अ, इन्होंने ये, जैसे मैं कोई नई चीज़ खरीद लूँ तो वो बोलते हैं अरे ये इसी से पैसा कमा के खरीद रहे हैं। उन्हें रियलिटी नहीं पता। और मैं क्या है, किसी को एक्सप्लेनेशन नहीं देता। मैं क्या कर रहा हूँ मुझे पता है, मेरी टीम को पता है, उतना काफ़ी है। कैसे कहूँ, ये भी एक अपने आप में सीखने की बात है। आज लोग अपने आप को रोक लेते हैं कुछ ना करने से और कुछ ना बड़ा करने से कि कहीं कोई दूसरा हमारे बारे में क्या सोचेगा। भैया फिर अगेन बैक टू द टॉपिक, भैया कभी जैसे आप एक कॉल पे पहुँचते हो, आपकी जितनी भी डॉक्यूमेंट हमने पढ़े, जितना भी हमने आपके बारे में सुना, आप लोग एक कॉल पे दैट स्पॉट एक्सीडेंट की स्पॉट पे पहुँचते हो। कभी स्कैम वगैरह भी होते हैं कि आपको ऐसे प्रैंक वगैरह कर दिया हो किसी ने? नहीं, प्रैंक टाइप तो नहीं हुआ। कभी कभी क्या होता है, कुछ बेवकूफ़ लोग भी कॉल कर देते हैं। जैसे अभी एक दिन कॉल आया था कि भैया एक गाय है वो उठ नहीं रही है। मैंने कहा आपने कोशिश की? कहला हाँ कोशिश की। मैंने डॉक्टर को बुला लिया। डॉक्टर और मैं वहाँ मौके पर पहुँचे तो उन्होंने बताया कि ना भैया ये बैठी है गाय रोड पे। मैंने उसकी पूंछ पकड़ी, वो उठ के खड़ी हो गई। मैंने कहा आप कैसे उठा रहे थे? कहला हम दूर से ऐसे उठा रहे थे। है ना, तो इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। मतलब लोगों को ये है, खुद कुछ करना नहीं चाहते, बस एक फ़ोन लगा दो ये आ ही जाएंगे, बाकी ये देखें। बाकी अभी 2 दिन पहले ही एक कॉल आया था, एक गाय का ट्रीटमेंट होना था। मैं भोपाल था, विदिशा अवेलेबल नहीं था। मैंने कहा मैं आपको डॉक्टर का नंबर दे देता हूँ। मैंने नंबर दिया तो डॉक्टर ने उससे बोला होगा कि भाई दवाई ववाई का जो रहेगा वो रहेगा, मतलब आपको पे करना पड़ेगा। उस बंदे को मैंने कॉल किया कि भाई आपने बुला लिया डॉक्टर को? तो वो बंदा बोलता भैया पैसे कौन देगा? मतलब आपको करना भी है और पैसा भी खर्च नहीं होना चाहिए आपका। ऐसा हर जगह पॉसिबल नहीं हो पाता ना। मैं यदि अवेलेबल होता, मैं डॉक्टर को लेके जाता तो मैं तो उसको डेली पे करता हूँ। या कहीं पे भी कुछ भी ऐसा होता है तो डेली ही करना ही होता है। पर लोग खुद नहीं सोचते हैं। खुद कोशिश करते हैं और बहुत से बहुत 100 रुपये लगते हैं, लेकिन नहीं लगाएगा वो सिगरेट पी लेगा, वो दारू पी लेगा 1000 की, लेकिन वो ट्रीटमेंट में पैसे खर्च नहीं कर सकता। उसके लिए कहता है कि मैं किसी को ढूंढता हूँ भैया। मतलब उनको फंडिंग करने वाला चाहिए। ये क्या होता है ना कि कभी अगर रोड साइड एक्सीडेंट हो जाते हैं, आदमी एक कारण से और अपने आप को रोकता है कि पुलिस केस हो जाएगा,
अगर हमारे हाथ लगाने की वो चीज़ मेरे साथ हो चुकी है। हमारे पूरनपुरा चौराहे पर एक दिन एक एक्सीडेंट हुआ। एक नशे में धुत बाइक सवार 3 लेडीज़ में ठुक गया। काफ़ी स्पीड में था वो। तो वो लेडीज़ को भी ना यहाँ से डैमेज हो गई थी नाक की जो हड्डी होती है। तो वो उठ के ऑटो में बैठ के हॉस्पिटल चली गई। वो बंदा रोड पे पड़ा रहा, उसका भी सर्वर खुल गया था। तो उसे कोई उठा नहीं रहा था। वहाँ लगभग 50-60 लोगों की भीड़ लगी हुई थी, लेकिन कोई उठा नहीं रहा था। मेरे पास कॉल आया, उस दिन मैं कार से नहीं था। तो मैं बाइक से ही पहुंचा और उसको ऑटो में रख के हॉस्पिटल लेके पहुंचा। हॉस्पिटल में वो जैसे ही थोड़ा होश में आया तो वो बोलता है इनने मेरे साथ मारा पीटी की है ना। तो मैंने उसको समझाया, मैंने कहा भाई ऐसा कुछ नहीं है। वो भी हॉस्पिटल में ही वर्कर है, और है ना, मेडिकल कॉलेज में ही वर्कर है वो भी। तो मैंने कहा भाई ऐसा कुछ नहीं है, आपका एक्सीडेंट हो गया था। तो उसके घर वाले भी मुझ पे चढ़ने लगे कि नहीं भाई आपने मारा है। वो बोलता मुझसे चाकुओं से मारा है मुझे, मतलब जो उसको कट लगे वो मैंने चाकू मारे, उसका कहना ऐसा था। फिर पुलिस पुलिस आई, तो मैं तो निकल गया था समझा के उसको। फिर थाने से मेरे पास कॉल आता है कि आपने इन्फॉर्मेशन दी थी कि एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन वो बोल रहा है मारा पीटी हुई है। फिर मैंने उनको बताया, मैंने कहा वो मेरा ही बोल रहा है कि मारा पीटी हुई है। और क्या है, हमारी लोकल पुलिस को पता है मैं किस तरह के काम करता हूँ, तो उनको विश्वास है कि हाँ ये मारा पीटी नहीं कर सकता, ये एक्सीडेंट उठा के ही ले गया होगा। फिर उसके बाद मैं फिर से गया, फिर पुलिस ने उसको एक्सप्लेनेशन दिया, फिर वहाँ के सीसीटीवी फुटेज निकलवाए, तब उसको कंफर्म हो पाया। फिर थोड़ी देर से एक प्राइवेट हॉस्पिटल से कॉल आया कि एक एमएलसी केस है, 2 लेडीज का। फिर जब पुलिस वहां गई तब 100% कंफर्म हो गई कि हाँ इनको टक्कर मारी थी इसने। फिर अब उल्टा वही केस में फंसा है, नहीं तो वो मुझ पे 302 लगवाना चाह रहा था। हो सकता है पैसे लेने के हिसाब से लगवाना चाह रहा हो या कुछ भी हो। भैया आप अपनी जो आसरा अपनों का है, इसको आप आने वाले टाइम पे एक बड़ा फर्म देख रहे हो। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से जॉइन हो जाओ और फिर इसको बड़ा करना चाहो? नहीं, मेरे पास ऑफर आ रहे हैं, लेकिन मैं कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन होना नहीं चाहता। भैया हम क्या होते हैं ना कि घटनाओं की बात करें तो कुछ घटनाएँ ऐसी होती हैं जो दिल दहला देती हैं। अभी आपकी मैंने एक इंस्टा पे वीडियो देखी थी जो एक नाबालिग बच्चे के साथ आई थिंक रेप का केस था। ऐसे केस भी सामने आते हैं तो आप कैसे डील करते हो भैया? उसकी जानकारी मुझे एक दीदी ने दी थी, कि एक बच्ची है जो कि मेंटली हेल्थ उसकी ठीक नहीं है, और उसकी जो मम्मी है उनकी मेंटली हेल्थ भी ठीक नहीं है। तो मैंने उनकी सर्चिंग चालू की। फिर उन्होंने हमें बताया, मैं शनि मंदिर के पास जाता हूँ, झुग्गी झोपड़ियाँ हैं वहाँ, लोगों के बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करवाता हूँ। लगभग 70-80 बच्चे हैं वहाँ पे, और वीक में एक आध बार वहाँ जाता रहता हूँ। तो मैं वहीं गया हुआ था एक बर्थडे सेलिब्रेट करवाने, तो मुझे वैसी एक फैमिली दिखी। मैंने उनसे नाम कंफर्म किया तो वो वही बच्ची थी। तो उन दीदी ने मुझे जानकारी दी थी कि उसका पेट थोड़ा बड़ा सा दिख रहा है, शायद वो प्रेग्नेंट है, उसके साथ कुछ गलत हुआ है, और वो मेंटल है, कुछ बता नहीं सकती खुद से। तो फिर मैंने उसके फादर से बात की। उसके फादर मेंटल नहीं है, लेकिन वो थोड़ा कम दिमाग के हैं। उनसे बात की तो वो भी झुग्गी झोपड़ी में ही रह रहा है। फिर अभी उनको एक हमने रूम दिला दिया है। उसके साथ क्या हुआ था कि वो लोग भीख मांग के अपना गुजारा करते हैं। तो एक साधु के कपड़े पहन के भीख मांगता था बंदा। उसने उसका बच्ची का रेप कर दिया, है ना। वो लोग साथ में ही भीख मांगते थे, तो और शायद साथ में ही एक घर में रहते थे, मुझे पूरी स्टोरी उनकी नहीं पता है। उसने रेप किया होगा ना जाने कितनी बार। तो वो बच्ची प्रेग्नेंट हो गई। फिर हम उनको थाने लेके गए, उनकी कंप्लेंट वगैरह करवाई। फिर किस्मत की बात यह है कि नेक्स्ट डे ही वो बंदा हमें मिल गया, तो उसको हमने अरेस्ट करवा दिया, है ना। फिर प्रेग्नेंट हुए लगभग 6 महीने से ज़्यादा हो चुके थे, तो डीएनए टेस्ट नहीं हो सकता उसमें। डिलीवरी के बाद ही हो सकता है, ना ही अबॉर्शन हो सकता है और ना ही डीएनए टेस्ट हो सकता है। तो अभी रिसेंटली उसकी डिलीवरी हुई है, पूरी हमारी टीम की देख रेख में। मतलब उसको ब्लड लगा वो भी हमने अरेंज कराया। बाकी सब कुछ मैनेज हम लोगों ने किया। बेटा हुआ उसको बहुत सुंदर सा। फिर उसके बाद अब उसका डीएनए कंफर्म हो चुका है। अभी उसकी कल या परसों ही सुनवाई है, और उसको जहाँ तक है उम्र कैद हो जाए मेरी तरफ से तो फांसी हो जाए। तो इस तरह के केस आते रहते हैं। बाकी एक रेप केस और आया था मेरे पास रिसेंटली। लगभग रात के 11 साढ़े 11 बजे एक कॉल आता है कि भैया मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। जो बंदा मिलना चाह रहा था
उसकी किसी फ्रेंड की मौसी थी वो, है ना। और उन्होंने लव मैरिज की थी। उनकी एक छोटी बच्ची थी। तो लव मैरिज के कारण ना उनकी फैमिली वाले बात करते थे उनसे, उनके मम्मी पापा, और ना ही उनके सास ससुर उनसे बात करते थे। सिर्फ हस्बैंड वाइफ और उनकी बच्ची रेंट से एक जगह रहते हैं। तो वो आके मुझे बताया बंदा कि भैया ऐसी ऐसी बात है कि वो उनके साथ कुछ गलत हुआ है, और वही आपको एक्सप्लेन कर पाएंगी। और वो और कहीं जाना नहीं चाह रही हैं, पुलिस के पास भी जाना नहीं चाह रही हैं, ना ही हस्बैंड को बताना चाह रही हैं। नेक्स्ट डे वो मेरे पास आई, उन्होंने पूरी घटना बताई। वो अपनी बच्ची का एडमिशन करवाने किसी ऑनलाइन शॉप पे गई थी, गवर्नमेंट की तरफ से जो प्राइवेट स्कूल्स में एडमिशन होता है वो वाला एडमिशन करवाने। तो उसमें उन्हें किसी डॉक्यूमेंट की कमी हो रही थी, जिस कारण वो एडमिशन नहीं हो पा रहा था। तो वहीं कोई बंदा मिला उन्हें, जो कि बोलता है मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, मैं आपका काम करवा दूंगा, आप कल स्टेशन आ जाइएगा। वो स्टेशन गई अगले दिन, और उसने ये भी बोल दिया था कि किसी से कहिएगा मत, नहीं तो आपका काम नहीं हो पाएगा, मैं आपका काम फ्री में करवा दूंगा। नेक्स्ट डे वो स्टेशन गई डॉक्यूमेंट्स लेके। तो वहाँ पे एक ट्रेन का डिब्बा खड़ा रहता है स्टेशन पे, और वो बंदे का नाम भी पता है मुझे, लेकिन मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता। वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, रेलवे में ही है। वो बंदा उन्हें ट्रेन के डिब्बे में ले गया और बोला कि आप यहीं बैठिए, वो सर आ रहे हैं, मैं उनको डॉक्यूमेंट दिखा के आता हूँ आपके। और इस साइड का गेट बंद करके और उस साइड वाले गेट से अंदर आ गया, और लॉक कर लिया अंदर से, और डॉक्यूमेंट्स बाहर कहीं रखाया, और उनके साथ ज़बरदस्ती करने लगा। उन्होंने मना किया तो उनसे बोलता है कि बाहर और भी लोग हैं, मैं उन्हें भी बुला लूँगा। और उसने कहीं पे अपना फ़ोन रख दिया जिसमें कि पूरी वीडियो क्लिप बन रही थी। तो मजबूरन बेचारी के साथ रेप हो गया, और सारी उसने वीडियो वगैरह बना ली, तुरंत ही उनको दिखाई भी। और फिर वो डॉक्यूमेंट्स नहीं दे रहा था उन्हें, तो जैसे तैसे वो डॉक्यूमेंट्स लेके बेचारी अपने घर वापस चली गई। और वो डरी हुई थी, सहमी हुई थी, तो वो अपने हस्बैंड से भी नहीं बोल सकती, नहीं तो उनकी फैमिली वाले भी उनसे बात नहीं करते, और हस्बैंड को ऐसा कुछ पता चलेगा तो वो भी डिवोर्स ही ले लेगा जहाँ तक है। इस डर से उनने किसी को बताया नहीं। मेरे पास भी ये केस कब आया, जब फिर से अगेन नेक्स्ट मंथ वो उनको बुला रहा था मिलने के लिए। तो बाकी फिर मैंने पुलिस से बात की। तो उनका कहना था कि मैं पुलिस कंप्लेंट करना नहीं चाहती हूँ। मैंने महिला थाने में बात की, तो उन्होंने कहा कि कम आवेदन ले लेते हैं इनसे, हम कोई रिपोर्ट नहीं करेंगे, कंप्लेंट नहीं करेंगे, ना इनके घर पे बताएंगे, हम आरोपी के फ़ोन से वीडियोस वगैरह डिलीट करवा देंगे ताकि मिसयूज़ ना हो। वो भी यही चाह रही थी। फिर वो मेरे पास से ये बोल के गई कि हस्बैंड आ गए होंगे, मैं उनको खाना खिला के आती हूँ, और आज तक वो लौट के ही नहीं आई। फिर मैंने भी कोशिश नहीं की। ऐसी घटनाएं सुन के तो शब्द ही खत्म हो जाते हैं। भैया आप कैसे इन सब चीज़ों से डेली डील करते हो? सच अ ग्रेट। यार ऑटोमेटिकली हो जाता है सब। सब एक हिसाब से कह सकते हैं ऊपर वाले की देन है कि उन्होंने इतना सक्षम बनाया है, सिर्फ पैसे से नहीं, मेंटली भी इतना सक्षम बनाया है, इतनी शक्ति देते हैं वो कि ये सब कुछ मैनेज होता चला जाता है। बाकी कई जगहों पे क्या है, डर भी लगता है कहीं मुझे ही ना उलझा दिया जाए। लेकिन फिर भी कोशिश ये करते हैं कि जो होगा देखा जाएगा। अभी फिलहाल तो ज़रूरी है कि इनकी प्रॉब्लम्स दूर हो जाए। लोगों का सपोर्ट कैसे रहता है भैया आपके साथ? लोगों का सपोर्ट कम रहता है, लोग जलते ज़्यादा हैं, ऐसा कह सकते हैं। क्या होता है कि जैसे आपको ज़्यादा लोग जानने लगते हैं ना, तो उसके बाद ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं हमें, कि लोग पता नहीं क्यों जलते हैं, मुझे समझ नहीं आता। ना मैं उनसे पैसा मांग रहा हूँ, भाई मेरे पिताजी का पैसा, आपके पिताजी का आप शराब में उड़ा रहे हैं, मेरे पिताजी का मैं अच्छी जगह लगा रहा हूँ, तो उसमें आपको जलन कैसी। बाकी टीम काफ़ी सपोर्टिव है मेरी। हमारी टीम में राजा यादव है, जो कि लगभग 24 घंटे मेरे साथ ही रहते हैं। मतलब मेरी हर वीडियो उनकी बनाई हुई रहती है, शूट वही करते हैं। निमित अरोरा हुए, देव शर्मा हुए, ये जो टीम है हमारी, मतलब ये टीम मोटिवेट करती रहती है हमें। मतलब मुझे भी मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो यही लोग करते हैं कि भैया जो होगा देखा जाएगा, सब कर लेंगे। मतलब छोटा सा जो स्टार्टिंग की थी, तो उसमें धीरे धीरे ये टीम मेंबर्स मिलते गए। बाकी राजा मेरे साथ सबसे स्टार्टिंग से, बाकी बाद में ये लोग भी आते गए। और कई लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो उसमें होता ही है कि कुछ लोग फेम देख के जुड़ना चाहते हैं, है ना। कई लोग को वीडियोस में दिखना है इसलिए जुड़ना चाहते हैं कि हमारा भी नाम हो, और कई लोग रियलिटी में जुड़ना चाहते हैं। अब मुझे ये समझ नहीं आता, इनका यदि मैं फ़िल्टर भी लगाऊँ तो मैं कब लगाऊँ?
फ़ोन मेरा बजता ही रहता है, अब यहाँ ये हो गया, यहाँ ये हो गया, यहाँ ये हो गया। तो जैसे एक्सीडेंट के लिए विदिशा में कहीं भी यदि एक्सीडेंट हो जाए, तो मुझे पता है 108 से पहले मेरा फ़ोन बजेगा। और कुछ ऐसी घटनाएँ भैया जो आप हमें हमारे व्यूअर के साथ शेयर करना चाहें? रिसेंटली अभी मुझे एक डेड बॉडी मिली थी, रामलीला मेला ग्राउंड के पीछे। एक दादाजी थे जो कि खम्भे से जस्ट बगल में एक उनका बेड टाइप का डला हुआ था और पन्नी मन्नी बांध के वहीं रहते थे। तो लगभग वो 8 एक साल से वहाँ रह रहे थे, बाद में मुझे जानकारी लगी। मेरे पास कॉल आया कि भैया मैं साइड में रुका हुआ था और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दादाजी सांस नहीं ले रहे हैं और बेड पे लेटे हुए हैं और पैर वैर उनके लटक रहे हैं। मैं तुरंत वहाँ पहुँचा। हमारी टीम की खासियत ये है कि हम 10 मिनट के अंदर कहीं भी पहुँच जाते हैं। जहाँ से कॉल आए बहुत से बहुत 10 मिनट लगता है, हम वहाँ पहुँच जाते हैं। मैं वहाँ पहुँचा, देखा, उनको थोड़ा चेक किया, तो हम लोग मतलब 100% कन्फर्म हो गए थे कि हाँ, ये नहीं रहे हैं। वहाँ मौजूदा लोगों से पूछा जो आसपास घर थे कि ये कहाँ रहते हैं, तो उन्होंने बताया कि इनके भाई आते रहते हैं, वो इन्हें खाना उपलब्ध कराते हैं रोज, ना टिफिन दे जाते हैं इनको। तो फिर वहीं के लोगों ने ढूंढवाया हमारे साथ, तो थोड़े दूर जाके उनका घर मिला। उनके घर में भी मतलब एक साइड की दिवाली नहीं थी, ऐसी कंडीशन थी। फिर हमने एम्बुलेंस बुलाई, उनको हॉस्पिटल ले गए। काफ़ी देर परेशान होना पड़ा क्योंकि क्या है, 100% वेरिफिकेशन होने के बाद ही मर्चुरी में रखा जाता है बॉडी को। और कई सारे कारण होते हैं कि क्यों रखना है ऐसा वैसा। अब उनके घर की कंडीशन ऐसी नहीं थी, छोटे छोटे बच्चे थे, एक रूम का घर है ना। अब वो उसमें वो बॉडी रख लें कि बच्चे सोएं छोटे छोटे, तो उन्होंने घर पे भी पहले किसी को नहीं बताया। फिर वहाँ लगभग मैं उस डेड बॉडी के साथ 7 घंटे परेशान हुआ, है ना। उनके भाई भी आ गए थे, लगभग 7 घंटा मुझे वहाँ लगा। फिर हम उसको फिर हम उनको रखवाने में सफल हुए। बॉडी को रखवाया, फिर लगभग रात के 1 बजे घर पहुँचे। तो खुद में नेगेटिव वाइब्स आ रही थी, क्योंकि क्या होता है, जो शव गृह होता है, मर्चरी होता है, वहाँ पे नेगेटिविटी जाहिर सी बातें रहती है। तो खुद को भारी सा लग रहा था, ऐसा पहली बार हुआ था। मतलब मैं कई डेड बॉडीज को छू चुका हूँ, फिर भी पहली बार ऐसा हुआ था कि हाँ भाई भारी सा लग रहा है। फिर उनका नेक्स्ट डे हम लोगों ने साथ में जाके अंतिम संस्कार करवाया। भैया फैमिली सपोर्ट कैसा है? कभी घर वालों ने मना नहीं किया कि इन सब चीज़ों में क्यों लगे हो, कुछ और अच्छा कर लो? नहीं, फैमिली सपोर्ट सबसे ज़्यादा है मुझे। मतलब मेरी फैमिली ऐसी है कि मैं रात को 2 बजे भी कहीं से कॉल आता है, वहाँ भी पहुँचता हूँ। तो कभी उन्होंने मना नहीं किया, किसी भी काम के लिए मना नहीं किया। और कभी किसी चीज़ की फंडिंग के लिए भी मना नहीं किया। मतलब जैसे कोई इवेंट कर रहा हूँ मैं, उसमें 50,000 रुपये खर्चा आ रहा है ना, तो वो मुझे 70 ही देंगे कि 20 एक्स्ट्रा रखो, हो सकता है ज़्यादा आ जाए। तो फैमिली बहुत सपोर्टिव है। बाकी हमारे यहाँ कई सक्षम लोग हैं, लेकिन पता नहीं क्यों वो भी और उनके बच्चे भी पॉलिटिक्स में जाना पसंद कर लेंगे और सोशल वर्क में आना पसंद नहीं करेंगे। सो भैया ऐसी मतलब मैं होता है कई बार कि लोग जैसे आपने बोला कि आपसे लोग कई बार जुड़ने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं होता भी कभी कि आप भी अपने फ़ेम का कुछ इस्तेमाल करके अपने फ़ेवर का कोई काम निकलवा लिया हो? इतना नाम आपने बना लिया है विदिशा में तो। नहीं नहीं, मैं कभी किसी का इस्तेमाल नहीं करता। मैं इस्तेमाल हो जाऊं चाहे, मतलब मेरा इस्तेमाल करके यदि किसी का भला होता है तो वो अपना भला कर ले। मैं कभी ना किसी अधिकारी से, ना कभी किसी से किसी काम की अपेक्षा नहीं रखता। और भैया जैसे कि कई बार होता होगा कि आप जब एक्सीडेंट वाले एरिया में पहुँचते होंगे या जो जहाँ इंसिडेंट हुआ है, उस पॉइंट पे जब आप पहुँचते होंगे तो वहाँ लोग भी रहते होंगे और वो कई मेंटालिटी के कई लोग मतलब किसी हर प्रारूप के लोग होते हैं। तो वहाँ पे आप कैसे डील करते हो उन लोगों से? कैसे उनसे आप समझौता करते हो कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे काम करना चाहिए? क्या होता है, जहाँ तक है, सभी लोग जानते ही हैं मुझे। ईश्वर की कृपा मान सकते हैं हम इसको। और इंस्टाग्राम के माध्यम से भी लोग देखते रहते हैं, तो जानते ही हैं, तो सबको पता है ये अपना बेस्ट देगा। तो बीच में लोग बोलते ही नहीं है, मतलब जैसा हम बोल देते हैं वैसा करने की कोशिश करते हैं कि हाँ ये इनका डेली का काम है, ये ज़्यादा अच्छे से इसको डील कर पाएंगे। जैसे कि हमने एक अभी वीडियो पे भी देखा था आपके ट्रक वाला एक्सीडेंट हुआ था, जो वो इंसिडेंट क्या था भैया? वो बाईपास पे दो ट्रकों में आपस में टक्कर हो गई थी, और वो इतनी भयानक टक्कर थी कि ट्रक की बॉडी आगे से पूरी डैमेज हो गई थी और उसमें ड्राइवर फंस गया था। तो मौके पे हमने हमारे पास जैसे ही कॉल आया, मौके पे हमने तुरंत पुलिस को भी कॉल कर दिया था। तो पुलिस भी हमारे साथ ही मतलब
सेम टाइमिंग पे पहुंच गई थी। वहाँ लोग क्या कर रहे थे, एक पार्ट था ट्रक का जिसमें उसका पैर फंस गया था। वो पूरा खून में लिपट रहा था, उसको कई जगह चोटें आई थी क्योंकि आगे की बॉडी ट्रक की पूरी डैमेज हो चुकी थी। तो उसको लोग पैर को खींच रहे थे, बाकी बल्कि वो ऐसे पॉइंट पे फंसा हुआ था जहां से उसको मोड़ के थोड़ा सा निकालना था। तो लोग लगभग आधे घंटे से परेशान हो रहे थे उसमें। तो ऐसा कह सकते हैं कि हमें एक्सपीरियंस ज़्यादा हो गया फंसी हुई चीज़ों को निकालने का। तो हमने तुरंत उसको निकाल लिया था। फिर एम्बुलेंस से हमने उनको हॉस्पिटल भेजा, उनके ऑनर्स से बात की। वहाँ पे हमारी टीम के दो लोग रुके क्योंकि एक ट्रक में सीमेंट भरा हुआ था, पूरा ट्रक, और एक ट्रक में किसान वाला जो पाइप होता है वो भरा हुआ था। तो हमारी टीम के मेंबर्स रुके जब तक ट्रक के ऑनर्स वहाँ नहीं आ गए। भैया, आपके बारे में एक बात और पता चली, आपने अभी कुछ लोगों को व्यवसाय वगैरह में भी मदद की है। जी जी, मैंने लगभग 4 विकलांगों को व्यवसाय की शुरुआत कराई है। चारों के चारों बड़ी लगन से काम कर रहे हैं, जिसमें से कि 3 ट्राइसिकल्स पे ही कर रहे हैं। हमारे कई चौराहे पे स्क्वायर्स पे खड़े होते हैं वो। एक हैं भीकम सिंह जी, जो कि बासोदा के रहने वाले हैं। बासोदा यहीं पास में है। उन्होंने बताया कि वो पन्नी के मकान में रहते हैं, मतलब झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं जिसमें कि उसमें भी होल हो चुके हैं। तो हम बहुत जल्दी कोशिश करेंगे कि उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर उपलब्ध करा दें, किसी अधिकारी के आगे रिक्वेस्ट करके। उनका हुआ ये था कि हम दिवाली के टाइम पे कैंप लगाते हैं जिसमें हम पूरे शहर के पुराने कपड़े इकट्ठे करते हैं और गरीब बस्तियों में डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं उसका। तो वहाँ पे वो आए थे कपड़े लेने। तो मैंने उनसे बोला था आप क्या करते हैं, तो उन्होंने बोला कुछ नहीं करते। लगभग उनकी 50 के ऊपर ही, 50+ एज है। तो ट्रेन में भीख मांगते हैं उन्होंने ऐसा बताया। तो मैंने कहा भीख मत मांगिए, अच्छा काम नहीं है। मैं हर इंसान को, भीख मांगने वाले को यही सलाह देता हूँ कि मैं एक छोटी सी कोशिश कर देता हूँ, आप उस काम को स्टार्ट करिए और फिर आप अपना जीवन यापन करिए उससे, क्योंकि आपको भीख में उतना नहीं मिलेगा जितना आप इस चीज़ में कमा लेंगे। और उसमें मैंने खैर एक गलत काम भी किया कि उनको गुटखे वगैरह दिलवाए, नशीले पदार्थ, मतलब तम्बाकू वगैरह, क्योंकि ट्रेन में एक विकलांग से वही खरीद सकते हैं लोग, और कुछ नहीं खरीदेंगे यदि हम और कुछ उनको दिलवाएं तो हमने उनको पूरा सामान दिलवाया। तो अब वो ट्रेन में बेच रहे हैं। जब हमने उनको सामान दिलवाया तो उस टाइम उन्होंने बताया कि आज तक उनने जीवन में कभी कोई काम किया ही नहीं है, वो फर्स्ट टाइम कोई व्यवसाय चालू कर रहे हैं। मतलब उन्होंने यही बोला कि पंडित जी, हम अपनी 55 साल की उम्र में पहली बार धंधा चालू कर रहे हैं कोई। तो उनका जीवन बढ़िया यापन हो रहा है, उनसे मेरी बात होती रहती है। वो मेरा नंबर एक स्लिप पे लिख के रखे हुए हैं, किसी किसी से फ़ोन लगवाते रहते हैं मुझे कि बढ़िया चल रहा है मेरा, और आपने जो दिलवाया था सामान उससे। तो ऐसा गुजारा हो रहा है उनका। बाकी हम कोशिश करते हैं जितना हमसे हो पाता है। नहीं, इसके लिए भी भैया बहुत ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत है, ऐसे कामों के लिए भी। भैया, एक चीज़ और है कि अभी आपकी एक वीडियो बहुत वायरल हो रही थी, वो जो लड़का ट्रेन से आई थिंक एक्सीडेंट हुआ था उसका। भैया वो क्या इंसिडेंट था? मेरा घर रेलवे लाइन के पास में ही है। मैं सुबह सुबह सो के ही उठा था तो मुझे घर वालों ने बताया कि ट्रेन से कोई गिर गया है। तो लोग क्या होता है, डरते हैं कि हम केस में ना फंस जाएं, हम पुलिस केस में ना फंस जाएं। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी बोलना चाहूँगा, यदि आपको कहीं भी कोई भी एक्सीडेंट दिखता है तो आप उसको तुरंत उठा के, या कोई भी ऐसा आपको गंभीर अवस्था में दिखता है, चोट वगैरह आई है, चाहे वो एक्सीडेंट हुआ हो या कुछ भी हुआ, तो आप उन्हें जल्द से जल्द नज़दीकी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंचाने की कोशिश करें। इंडिया में कहीं पर भी हो आप। एक रूल निकाला है पुलिस ने कि आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, आपका नाम तक नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपके कारण किसी की जान बच सकती है। आप, मैं मान रहा हूँ आप अपने ज़रूरी काम से जा रहे हैं, लेकिन 10 से 15 मिनट यदि आप किसी को दे देंगे तो आपका क्या ही चला जाएगा। तो उस बंदे को कोई उठा नहीं रहा था। तो मैंने उठा के अपनी कार से उसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंचाया। उसके ना जगह जगह से, यहाँ से हाथ टूट गए थे, वो ट्रेन से गिर गया था। फिर उसने अपने घर के बारे में जानकारी दी, हमने उनकी फैमिली वालों से कांटेक्ट किया, पास के ही गांव के थे वो। वो भी अपने बेटे को विदिशा में ढूंढ ही रहे थे। शायद वो घर से भाग के घूमने जा रहा था कहीं। छोटा ही बच्चा था, नादान था, लगभग 16-17 साल का होगा। उसके दोनों हाथ इस तरह से टूटे थे कि वो मुझसे बोल रहा था कि भैया मेरा गला दबाओ और मुझे मार डालो। वो इतनी दर्द और तकलीफ में था। फिर उसका पूरा ट्रीटमेंट हुआ। लगभग 1.5-2 महीने बाद
उसके फादर का कॉल आया मेरे पास, कहीं से उन्होंने नंबर लिया। मेरी ना एक इसको आप अच्छा ही बोल सकते हैं। मैं कभी भी किसी की हेल्प करने के बाद जब काम हो जाता है ना, तो वहाँ रुकता नहीं हूँ, ना उनका नाम पूछता हूँ और ना अपना नाम बताता हूँ। ना ये बोलता हूँ कि आपके बेटे को मैं उठा के लाया था। उन्हें कहीं से पता चला कि आपके बेटे को ये उठा के ले गए थे, तो उनका मेरे पास कॉल आया लगभग 1.5-2 महीने बाद कि भैया हम धन्यवाद देते हैं आपका, लोग तो खड़े होके देख रहे थे, हमें पता चला है, आप उठा के उनको ले गए। और वो स्वस्थ है फिलहाल, रॉड्स वगैरह डल गई हैं उसके हाथ में। एक कीर्तिमान भैया के पास और है, एक टाइटल अगर मैं बोलूँ तो भैया के साथ और जुड़ता है। भैया गुमशुदा लोगों को उनके घर तक पहुँचाने तक का काम भी करते हैं। भैया ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ? ये सिलसिला जैसे लोगों ने वीडियोस देखे, एक तो लोगों को ऐसा लगता है मैं दिखावा कर रहा हूँ, है ना, वीडियोस वगैरह जो डालते हैं वो एक माध्यम है, ताकि हम एक हिसाब से लोगों को ऑप्शन दे रहे हैं कि आप किसे कॉल कर सकते हैं इन चीज़ों के लिए, नहीं तो लोग इग्नोर कर देते हैं। पुलिस को ज़्यादातर लोग कॉल इसलिए नहीं करते कि भाई हम फंसेंगे, हमें कचहरी के चक्कर लगाना पड़ेंगे, ऐसा कुछ, है ना। तो लगभग हम 7 लोगों को उनके घर वापस पहुंचा चुके हैं। एक माता जी हमारे पास अभी हैं, उनका स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ है, तो वो फिलहाल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एडमिट है। वो कोलकाता की हैं। यदि कोलकाता के कोई व्यूअर्स देख रहे हो तो वो भी हमारी हेल्प कर सकते हैं उसमें। वो माता जी थोड़ी मेंटल है और उनकी लैंग्वेज बंगाली है। एक ज्वेलरी शॉप है विदिशा में, वहाँ के वर्कर्स बंगाली हैं, उनको बंगाली आती है। एक अनीस भाई हैं वहीं पे वर्कर, तो वो लगभग 11 बजे मेरे साथ रोज हॉस्पिटल जाते हैं। 2 घंटे वो माता जी अपनी स्टोरी सुनाती हैं कि मैं बांग्लादेश गई थी, ये हुआ था वो हुआ था। फिर एक आध पॉइंट मुझे बताती हैं कि घर के बारे में, फिर वो मुझे ट्रांसलेट करके बताता है, तब जाके मैं उसको नोट करके रख लेता हूँ। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको भी उनके घर वापस पहुंचा दें। ऐसे ही हम नासिक एक दादाजी को पहुंचा चुके हैं, आजमगढ़ एक माता जी को पहुंचा चुके हैं, टीकमगढ़ एक भाई साहब को पहुंचा चुके हैं, भोपाल पहुंचा चुके हैं। मतलब जो कि नासिक वाले जो दादाजी थे, वो अपने घर से लगभग 1.5 साल से लापता थे। तो हमारे यहाँ काफ़ी बारिश हो रही थी, तो मेरे पास कॉल आता है कि शहनाई गार्डन के पीछे एक एटीएम में एक दादाजी सो रहे हैं, जिनका कि पैर में से स्मेल आ रही है, पैर सड़ा हुआ है। तो हम वहाँ पहुँचे, हमारी टीम के मेंबर्स उनको उठा के हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले गए। उनके पैर में से लगभग 16-17 इल्लियाँ निकलवाई हमने, है ना, उनका पैर काफ़ी डैमेज था। फिर उसके बाद उनसे बात करने की कोशिश की तो उनकी लैंग्वेज भी हमें समझ नहीं आ रही थी। फिर हमने एक महाराष्ट्रियन ढूंढा, फिर उसने उनसे बात की, तो उन्होंने थोड़ा अपना घर का एड्रेस वगैरह बताया। फिर पुलिस हमारी काफ़ी हेल्प कर देती है इन मामलों में। हमने पुलिस से बात की कि आप महाराष्ट्र पुलिस से बात करिए, ये एरिया है, मंदिर के पास में इनका घर है। तो पुलिस ने, वहाँ की पुलिस से कांटेक्ट किया तो मिसिंग कंप्लेंट थी। फिर हमारी उनके बेटे का नंबर दिया, हमारी उनके बेटे से बात हुई, तो वो नेक्स्ट डे ही हमारे पास आ गया। स्टेशन से हमने लिया उसको, हॉस्पिटल ले गए, वेरिफिकेशन करा, कंफर्म किया, उनके फ़ोन में फ़ोटोज़ वगैरह देखे कि आपके पिताजी हैं कि नहीं है। तो उनके बेटे ने बताया कि वो उनकी गंगा जली पूजन भी कर चुके हैं, मतलब जो तेरहवीं होती है ना, वो भी कर चुके हैं। उन्हें ऐसा लगा था कि उनकी कहीं डेथ हो गई होगी और किसी ने उनका क्रियाक्रम कर दिया होगा। तो वो जो खुशी थी उसमें, उसने अपनी माता जी से भी बात कराई मेरी फ़ोन पे, वीडियो कॉलिंग पे। तो वो इतना रो रहे थे कि मैं क्या बताऊँ। मतलब उनने उम्मीद छोड़ दी थी कि ये हमें कभी भी वापस मिलेंगे। फिर बकायदा हमने उनका वापस का रिजर्वेशन कराया और उनको विदा किया। ऐसे ही जो अपना आजमगढ़ वाली माता जी थी, उनका ये हुआ था कि वो भी मेंटल थी। वो लगभग 2 साल से गुमी हुई थी, और उनका जो बेटा था वो ये पुताई का काम करता है, मतलब ज़्यादा सक्षम घर से नहीं थी। उसने काफ़ी ढूंढने की कोशिश की। वो बोला कि मैंने पूरा उत्तर प्रदेश छान मारा भैया, स्टेशन पे सोते हुए लोगों को उठा उठा के, फोटो दिखा दिखा के बहुत कोशिश की। मशीन के जितने मुझसे प्रिंट निकल के लगवा पाया मैं लगवाए। वो माता जी हमें यहीं शेरपुरा में मिली थी। पहले हमने उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एडमिट कराया, वो वहाँ से भाग गई। फिर हमें एक दिन और मिली, हमने काफ़ी कोशिश की, हाथ पैर जोड़े, पर वो हॉस्पिटल जाने तैयार नहीं थी। फिर लगभग 1 महीने बाद हमारे पास फिर से एक कॉल आता है कि रोड पे एक माता जी सो रही हैं, और वो लोगों उन्हें उठा रहे हैं, तो वो उन्हें मार रही हैं, उन्हें पत्थर फेंक रही हैं। फिर हमारी टीम के मेंबर्स वहाँ गए, हम उन्हें उठा के थाने ले गए।
फिर थाने से हम उन्हें हॉस्पिटल ले गए, उन्हें एडमिट किया। उनके बेटे का पता लगाया, उनसे थोड़ी बात की तो उन्होंने बताया वो जिरौन कोई कस्बा है आजमगढ़ के पास, जिरौन करके तहसील है कोई। तो हमने फिर वहाँ की पुलिस से कांटेक्ट किया, यहाँ की पुलिस के माध्यम से। तो हमें फिर मिसिंग कंप्लेंट वहाँ भी मिल गई। उनके बेटे से बात हुई, इनके बेटे का कहना था कि भैया मुझे आने में लगभग 48 घंटे लगेंगे, काफ़ी दूर है, विदिशा से लगभग 1200 किलोमीटर की दूरी है, ट्रेन से लगभग 48 घंटे लगेंगे, मैं आ रहा हूँ लेने। लेकिन आप उन्हें कहीं जाने नहीं देना, क्योंकि मेरे साथ पहले ऐसा हो चुका कि मुंबई से कॉल आया था कि आपकी माता जी मिली हैं, लेकिन वो वहाँ से भी फिर से गुम हो गई थी जब तक वो पहुँचा था। सेम केस हमारे साथ होने वाला था। हम रात को घर चले गए उन्हें खाना वाना खिला के। सुबह हम हॉस्पिटल पहुंचे तो माता जी वहां से गायब थी। फिर मैंने सोशल मीडिया पर डाला और लगभग हमने 4 घंटे उनको ढूंढा। तो वो अडानी के बाहर से हमारे पास कॉल आया कि आपने जिन माता जी की स्टोरी लगाई वो यहाँ है। वो रोड पे बैठ गई, वहाँ ट्रक के सामने आ रही हैं, कहीं कुछ कर रही हैं। फिर हमने उन्हें फिर से हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश की तो वो हमें मारने लगी। फिर हमने एक एम्बुलेंस बुलाई प्राइवेट, एक गर्ल को बुलाया, क्योंकि हमें कोई अधिकार नहीं है किसी महिला को हाथ लगाने का। तो एक गर्ल को बुलाया, उसको भी मारा उन्होंने। फिर हम उन्हें जैसे तैसे हॉस्पिटल लेके गए, स्ट्रेचर पे लिटाया तो उन्होंने मुझे चेस्ट पे लाते मारी, है ना। चाय फेंक दी मेरे ऊपर, उन्हें चाय दी तो समोसा दिया वो मार दिया फेंक के। मतलब वो थोड़ी मेंटल ज़्यादा थी, चिल्ला चौट की बहुत उन्होंने हॉस्पिटल में। फिर उनका बेटा तो आने ही वाला था। फिर हमें थोड़ी तसल्ली मिली, हाँ वापस मिल गई हैं। फिर शाम को उनका बेटा आया, तो फिर उनने, बेटे का नाम राम मिलन था उनके। तो वो मुझसे भी राम मिलन ही बोलती थी, जो जितने भी लोग मिलते थे सबसे राम मिलन ही बोलती थी, है ना। बेटा आया उनका शाम को, फिर हमने वेरिफिकेशन किया हमेशा की तरह, और फिर उनको सौंप दिया। फिर नेक्स्ट डे वो उसको लेके गया उनको साथ में अपने। भैया ऐसा कहते हैं कि गौ सेवा ही ईश्वर सेवा है। और जो आप प्रेजेंट टाइम में कर रहे हो ना, सच में बताऊं तो आप एक प्रकार से ईश्वर सेवा ही कर रहे हो। और ये बहुत लोगों को इंस्पायर करेगी, बहुत लोगों को सीख देगी ये चीजें। भैया अभी आपका एक वीडियो आया था जिसमें आप खुद ही नाली पे जाके अंदर से आप गाय को निकाल रहे हो। कैसे, मतलब ये चीजें कहाँ से प्रेरित होती हैं कि नहीं मुझे ये सब चीजें भी करनी है? इंसान तो इंसान जो बोल नहीं सकता, उसकी सेवा भी मुझे करनी है। हमने स्टार्टिंग ही वहीं से की थी। हमने स्टार्टिंग एनिमल्स की सेवा से ही की थी, डॉग्स की सेवा करने से, जैसा मैंने बताया आपको। फिर क्या हुआ, कहीं ना कहीं गौ माता के लिए भी हमारे पास कॉल्स आने लगे, एक्सीडेंट्स होने लगे। जैसे बाईपास पे कई ज़्यादा होते हैं। बाईपास पे हम क्या करते हैं, रेडियम्स लगाते हैं, उनके गले में रेडियम के बैंड लगा देते हैं, ताकि वो रात में चमक जाएं और दिख जाए कि भाई गाय है। ऐसे ऐसी चीज़ें तक हुई हैं कि लगभग 7 से 8 गाय इकट्ठी ट्रक ने कुचल दी हैं, है ना। उसमें से कुछ जिंदा हैं, पेट फटा हुआ है, आधा पोर्शन उनका बाहर निकल आया है ना। इस तरह की चीज़ें भी हुई हैं। अभी जो आपने बताया नाली वाला, वो क्या हुआ था, एक गौ माता नाली में गिर गई थी, और वो नाली काफ़ी ज़्यादा गहरी थी और सकरी थी। तो वहाँ से वो निकलने में खुद से असमर्थ थी, और वो लगभग रात के 2-2:30 बजे की बात है। कॉल आया मेरे पास तो मैं तुरंत वहाँ पहुँचा। फिर वहाँ पे क्या है, कुछ एक तो रात का टाइम था, ना ज़्यादा लोग थे। वहाँ जो 2-3 लोग थे उनको मैं सैल्यूट है कि सबसे पहले वो शर्ट उतार के रेडी हो गया कि नहीं भैया मैं हाथ डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो अकेले से नहीं बन रहा था, तो मेरा भी लगभग इतना हाथ उस नाली में डालना पड़ा, जिसमें लगभग 100-150 दिन का लोगों के घर का गंदा पानी इकट्ठा हो रहा था, है ना। तो ऐसा है कि हमें शायद अब घिन में आना बंद हो गई है, मतलब किसी चीज़ से बुरा नहीं लगता कुछ करना, है ना। कहीं कूड़े में से भी कुछ उठाना है तो हम उठा लेते हैं, यदि किसी की जान बच रही है उस माध्यम से, उससे ज़्यादा क्या ही हो सकता किस्से हजारों हैं भैया के पास। अगर भैया आज भी हमें बताना चालू करें तो वीडियो में सारी चीजें कवर नहीं हो सकती हैं। और भैया का जो समय है वो बहुत कीमती है। हमारे सामने बैठे बैठे भैया को कम से कम 4 से 5 बार फोन आ चुका है। अभी फिलहाल कोई एक्सीडेंट हुआ भैया आपके पास फोन आया? है। हाँ, किसी डॉग का एक्सीडेंट हुआ है, वहाँ पे हमने हमारी टीम के मेंबर्स को भेज दिया है। सो भैया ने आप लोगों के लिए अपना टाइम निकाल के अपने एक्सपीरियंस और उन्होंने क्या क्या चीजें देखी हैं और क्या चीजें बहुत जरूरी है कुछ जीवन में सीखने के लिए, वो आपको बताई हैं। आप उन चीजों को देखो, सुनो और सीखो। और जितनी ज्यादा हेल्प हो सके वो आप कर सकते हो।
आसरा अपनों का जो इंस्टाग्राम पेज है, आप उसको फॉलो करो। आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू उस पे शेयर करो। जितनी ज़्यादा चीज़ें हो सकती है भैया के साथ आप कनेक्शंस बना सकते हो। इससे जो भैया ने एक बात बोली खुशी, जो हैप्पीनेस मिलती है ना इंसान को, वो भैया के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। हम ज़्यादा कुछ तो भैया के साथ जुड़ के नहीं कर पा रहे हो, लेकिन आपका सपोर्ट कितना है भैया के साथ, ये बहुत मैटर करता है। सो अगेन थैंक यू भैया, आपने हमारे लिए टाइम निकाला, हमारे व्यूवर्स के लिए टाइम निकाला। हम आपसे जुड़े रहेंगे, किसी न किसी माध्यम से हम आपसे जुड़े रहेंगे। और अगर ऐसी ऐसी आपके पास घटनाएँ बहुत सारी आती हैं, और हम अगर किसी भी चीज़ के लिए अगर आपकी मदद कर सकें तो प्लीज़ आप बताना हमें कभी भी। और बस अगेन एंड अगेन दिल से भैया थैंक यू। आपने अपना टाइम निकाला, हम आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू, बाय-बाय।